हेलो दोस्तों, मैं हूं आदिल रशीद और आप सभी दोस्तों का हमारी यूट्यूब चैनल फटाफट क्लास में स्वागत है। मेरे दोस्तों, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंडियन पॉलिटी। और जैसे कि आप सब ये जानते होंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया है, उसी का ये पार्ट 3 है। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। हम आज सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, हम आज बारोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, हम इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे, ठीक है। और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी हम देखेंगे। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देखो, आपको पता होगा कि मैंने आज ग्रुप में 2 क्वेश्चन डाले थे। कल से मैं कोशिश करूंगा कि 5-5-6 क्वेश्चन मैं दिन में आपको दूं, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपको ग्रुप जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ग्रुप की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अरे यार, कल ही तो मैंने आपको लेक्चर में बोला था कि 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी। कल ही बोला था ना मैंने आपको। इसका मतलब है आपने लेक्चर जो है वहां पे जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा बोले थे वो आपने याद नहीं किए हैं, ठीक है, या तो आपने वो नोट नहीं किए उस टाइम। देखिए, मैंने आपको बोला था 4 कमिश्नर प्रोविंसेस थे, है ना, जहां से 4 मेंबर्स आए थे। वो कौन कौन सी थी? शाबाश, एक मैंने बोला था आपको, मैंने अजमेर मीराबारा है। दूसरा मैंने आपको बोला था दिल्ली का। तीसरा मैंने बोला था आपको बलूचिस्तान का। और चौथा जो है वो मैंने आपको बोला था कूर्ग का। तो यार देखिए, मैंने क्वेश्चन ये किया था कि इनमें से चीफ कमिश्नर प्रोविंस कौन सी थी, तो बंगाल कहां से था? आपको पता है, पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ठीक दिया था। उन्होंने लिखा था अजमेर मीराबारा, लेकिन अचानक से मैंने देखा बंगाल का जो है ना, बंगाल को ऑप्शन जो है कुछ बच्चों ने उसको चूज किया, तो जिन्होंने ठीक दिया था ना उन्होंने भी फिर स्विच किया अपना ऑप्शन। तो इसलिए जो आपने खुद पढ़ा है ना, ठीक है, उस पर आप कॉन्फिडेंट रहो, अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहो। जो बाकी तो गलत भी दे सकते हैं, यहाँ पे सारे जो ग्रुप में होते हैं वो थोड़ी लेक्चर देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने किया था आपको, when did India became independent from British colonial rule। अरे ये कितना आसान क्वेश्चन है, कसम से 6th का जो स्टूडेंट होगा ना वो भी उसको आंसर दे पाएगा अच्छे से। मैंने आपको बोला था नवंबर 1946 का, मैंने क्या बोला था? इस दिन बनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यही बोला था ना, इस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो इस दिन भारत जो है वो आजाद कैसे हुआ था? दूसरा जो ऑप्शन मैंने रखा था इसमें 24 जनवरी 1950 का। मैंने तो आपको बोला था कि इस दिन लास्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो फिर आजादी कहां मिली? तीसरा ऑप्शन जो था 26 जनवरी 1950, मैंने आपको क्लियर कट डिफरेंस इसकी बताई थी कि 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 जो है ये 2 सेपरेट डेट्स हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। मैंने आपको बोला था कि 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक बने, इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनफोर्स हो गया। 15 अगस्त 1947 को ही ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, तो इसका मतलब ये इसका सही जवाब था, ठीक है। तो अब आप ये बात याद रखोगे कि वी गेनेड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 का जो डेट है इस दिन हम रिपब्लिक बने, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये थे 2 क्वेश्चंस। अब इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस मुझे पूछे थे, मैं उनका आंसर भी यहीं पे दूंगा ताकि आपको भी पता चले, लेकिन ये आप नोट डाउन करो, ठीक है, शाबाश। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था कि हु इज नोन एज चीफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु इज नोन एज चीफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ये पॉइंट जल्दी आप नोट करो, शाबाश, जल्दी करो। हाँ, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जिसमें 299 मेंबर्स थे, या हम कहेंगे 389 मेंबर्स थे पहले, ठीक है। ये जो 389 मेंबर्स थे इसमें से कितने वुमेन थी, ठीक है। तो वुमेन की जो संख्या थी, वुमेन की जो तादाद थी, फीमेल कितने मेंबर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कितने थे? शाबाश। तो याद रखिएगा वहां पे 15 मेंबर्स थे, ठीक है। 3 कैटेगरीज के लोग थे, वो मैंने आपको कल बोला था, एक था जनरल, दूसरा था सिख और तीसरा था मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। तो वुमेन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कितने वुमेन्स थी? 15 फीमेल कैंडिडेट्स थी, सॉरी 15 फीमेल मेंबर्स थी, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन था, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था मुझे व्हाट्सएप पे कि ये बताइए कितनी रीडिंग्स हुई, नंबर ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। देखिए, जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जा रही थी ना,
तो जो भी आर्टिकल लिखा जाता था, जो भी कुछ रूल्स लिखे जाते थे, फिर वो पढ़े जाते थे। जैसे आज सांसद, जैसे आज पार्लियामेंट में कोई भी बिल जब पास होती ना, तो सबसे पहले उसको पढ़ा जाता है। कोई मिनिस्टर जो है, कोई मेंबर जो है पार्लियामेंट का, वो पहले उसका जो है रूल्स जो है वो पढ़ लेता है। तो इसी तरीके से जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी ना, वो जो भी रूल्स लिख रहे थे ना, उनको वो आगे सुना रहे थे सब मेंबर्स को। फिर सब मेंबर से पूछते थे कि आप इस रूल को एक्सेप्ट करते हो कि क्या हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। तो इसी तरीके से कितनी रीडिंग्स हुई टोटल में, आपको याद रखना है 3 रीडिंग्स हुई। ठीक है, कितनी? 3 रीडिंग्स टोटल में हुई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझसे आपने पूछे थे। हाँ, और एक क्वेश्चन भी था, सॉरी मैं भूल गया था। और एक ये क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था कि देखिए मैंने आपको बोला था कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हुआ। ठीक है, तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिर इन्फोर्स हुआ, वो फिर लागू हुआ, वो फिर अप्लाई होने लगा हमारी कंट्री में। लेकिन आपको पता है ये जो 26 नवंबर 1949 है ना, कुछ आर्टिकल्स, कुछ रूल्स ऐसे थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि हम 26 नवंबर 1949 से ही कुछ रूल जो है उनको हम अप्लाई करेंगे, उनको हम इन्फोर्स करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, इनएक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से रूल्स थे? मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 से। ये बात सही है, ये मैंने आपको कल भी बोली थी। ठीक है, तो आज जो मैं आपको पॉइंट एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं कि कुछ क्लासेस, कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे, ठीक है, जो किसके रिलेटेड थे? जो सिटीजनशिप के रिलेटेड थे। नोट डाउन करो, शाबाश। जो सिटीजनशिप के रिलेटेड रूल्स थे, जो सिटीजनशिप के रिलेटेड आर्टिकल्स थे, और जो इलेक्शन के रिलेटेड थे, और जो प्रोविजनल पार्लियामेंट के रिलेटेड थे। ठीक है, ये ऐसे रूल्स थे जो 26 नवंबर 1949 से ही अप्लाई होने लगे हमारी भारत में। ठीक है, तो चलिए उसके बाद इतने ही क्वेश्चन थे आज के। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो मैं आपको कल ग्रुप में अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा लेक्चर जो है फ्री लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, जो हमने कल पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बताई थी। ठीक है, क्योंकि डेट्स याद रखना ना वो मुश्किल होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। मैंने आपको पहले बोला था 9 दिसंबर का। 9 दिसंबर को क्या हुआ था? शाबाश, फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसके बाद मैंने आपको बोला था 11 दिसंबर का। ठीक है, 11 दिसंबर जो है, 11 दिसंबर 1946, ये भी 1946 है। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? शाबाश, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसको प्रेसिडेंट बनाया गया था। किस चीज का प्रेसिडेंट? ओनली ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बोला था 13 दिसंबर का 1946। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या किया था? शाबाश, पास किया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बताई थी वो थी 24 जनवरी 1950, है ना। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन एक तो लास्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और दूसरा मैंने आपको बोला था इस दिन नेशनल फ्लैग जो है, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। और यह भी बताया था मैंने आपको, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो है उसको डिक्लेयर किया गया था एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हुए होंगे। देखिए मैंने अभी आपको बोला 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो थे उसको प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि 11 दिसंबर 1946 को जो वो प्रेसिडेंट बना, वो कंट्री का प्रेसिडेंट नहीं बना, उस दिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना। फिर जो वो 24 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट बना, उस टाइम पे वो पूरी कंट्री यानी कि इंडिया का प्रेसिडेंट बना, इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट बना। ठीक है, बाकी बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हो। चलो मैं आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करता हूं। देखिए अगर आप पॉलिटिक्स की न्यूज़ में इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमेशा आपने ये देखा होगा कि ये न्यूज़ में सुना होगा स्टैंडिंग कमेटी, जॉइंट सिटिंग हुई। ठीक है, यहाँ जॉइंट कमेटी, यहाँ आपने सुना होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जो हमारा आज का पार्लियामेंट है, ठीक है, आज का जो सांसद है, हमारे आज के संसद में बहुत सारी कमिटीज होती हैं, बहुत सारी कमेटी बनती हैं उधर। ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने आपको पहले ही बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो भी पार्लियामेंट की तरह ही फंक्शन कर रही थी, है ना। वहां पे भी इसी तरीके से कुछ कमिटीज बनाई गई थी। जिस टाइम पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन लिखते थे, उन्होंने उस टाइम पे कुछ डिफरेंट कमिटीज बनाई थी।
कमिटीज किसके लिए बनाई थी? कमिटीज इसीलिए बनाई थी ताकि अलग अलग जो कमिटी है उनको हम अलग अलग टास्क प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि जो काम है वो हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट कमिटीज में, हर एक कमिटी जो है वो अपना अपना टास्क कंप्लीट करके देगी, ठीक है। तो जो मेजर कमिटीज थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, मैंने वही आपके सामने यहां पे रखी है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी वो थी यूनियन पावर्स कमिटी। क्वेश्चन आपको जेकेएसएस भी पूछता है, क्वेश्चन आपको एसएससी भी पूछेगा, क्वेश्चन आपको जेकेपी कांस्टेबल में भी आएगा। ये बताओ कि यूनियन पावर्स कमिटी जो है उसका जो चेयरमैन है वो कौन था? शाबाश, आपको ये याद रखना है, उसका जो चेयरमैन था वो था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये याद करना आसान हो जाए। आप ये चीज भी याद रखोगे कि जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के भी चेयरमैन थे, यानी कि मैंने आपको बोला जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे वो यूनियन पावर्स कमिटी के चेयरमैन भी थे और वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के चेयरमैन भी थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सरदार पटेल साहब की, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की, ठीक है, तो वो किसके चेयरमैन थे? वो किस कमेटी के चेयरमैन थे? वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से यही है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसका जो चेयरमैन है वो कौन था? वो था डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, ठीक है। इस कमेटी में थोड़ा सा मैं इसमें आपको 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताऊंगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? इसमें टोटल जो है 6 मेंबर्स थे और एक चेयरमैन था जो भीमराव अंबेडकर साहब खुद थे। तो टोटल में इसके 7 मेंबर्स थे, 6 मेंबर थे और एक चेयरमैन था। ये कुल मिला के कितने होते हैं, कितने बन गए? 7 मेंबर, ठीक है। बस और एक पॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी का आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये कब बनी थी, ठीक है, इसको कब सेटअप किया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? इसको 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। बस इतना काफी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि इसका चेयरमैन कौन था, ठीक है। अब चलिए देखिए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो है इसका चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, ठीक है। यहां पे और एक पॉइंट इसके रिलेटेड, राजेंद्र प्रसाद साहब के रिलेटेड, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। जवाहरलाल नेहरू साहब 2 कमिटीज के चेयरमैन थे, एक यूनियन पावर्स कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। वो बहुत सारी कमिटीज का चेयरमैन था, लेकिन मैं यहां पे आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट वाली है ना, जो 7-8 इंपॉर्टेंट जो मेजर कमिटीज थी उनके ही चेयरमैन मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आपको ये याद रखना आसान हो जाएगा जब आप ऐसे याद रखोगे। तो जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे वो यूनियन पावर्स कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का और एक याद रखिएगा आप, वो स्टेट्स कमेटी के भी चेयरमैन थे, ठीक है। तो 3 आ गए यहां पे जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है, 3 कमिटीज। ये एक पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए बस, कमिटीज में से आप लिखिए कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है उसका सरदार पटेल था। आप ये भी याद रखोगे कि जो सरदार पटेल जो थे ना, वो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स जो थी उसके चेयरमैन भी कौन थे? उसके चेयरमैन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा आप कि माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसका चेयरमैन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, मैं इसमें PDF भी आपको बाद में शेयर करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने आपको कल बताया था कि जैसे एक बुक होती है ना, एक बुक को हम कैसे डिवाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बुक है लेकिन इसमें रूल्स लिखे होते हैं ना। कोई भी बुक आप उठाओ तो आप उसमें क्या देखोगे, एक बुक को डिवाइड किया होता है, पहले वहां पे लिखा होता है चैप्टर्स, ठीक है, चैप्टर का नाम। फिर वो जो चैप्टर है उस चैप्टर को डिवाइड करते हैं हम किसमें? टॉपिक्स में। वो जो फिर टॉपिक्स होते हैं वो फिर डिवाइड होते हैं किसमें? सब टॉपिक्स में। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी एक बुक है, ये एक रूल बुक है। इसके भी अपने चैप्टर्स हैं, इसके भी अपने टॉपिक्स हैं, इसके भी अपने सब टॉपिक्स हैं, लेकिन यहां पे हम इनको चैप्टर, टॉपिक और सब टॉपिक नहीं बताते, ठीक है। इनका नाम यहां पे हमने क्या रखा है? हम यहां पे बोलते हैं पार्ट्स, हम यहां पे बोलते हैं शेड्यूल्स। या शेड्यूल पढ़िए, एक ही बात है, ठीक है। शेड्यूल्स बोलते हैं हम यहां पे आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है।
तो इसी तरीके से अब मैंने आपको कल भी बोला था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, इसमें टोटल 22 पार्ट्स हैं। कितने हैं? 22 पार्ट्स थे जिस टाइम पे ये इनफोर्स हुआ। उसके बाद इसमें कुछ पार्ट्स ऐड हुए तो प्रेजेंटली इसमें 25 पार्ट्स हैं। कितने हैं? 25। तो जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुई तो उस टाइम पे कितने शेड्यूल्स थे? 8 थे। तो आज कितने हैं? आज फिर 4 ऐड हुए हैं, तो आज टोटल में 12 हैं। ठीक है। उस टाइम पे कितने आर्टिकल्स थे? शाबाश, कितने आर्टिकल्स थे? 395। तो आज कितने हैं? आज 465 प्लस हैं। ठीक है। तो ये आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आज कितने आर्टिकल्स हैं, क्योंकि ये वेरी होता है। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि पहले कितने थे। ठीक है। शेड्यूल्स का पूछ सकते हैं, पार्ट्स का पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, जो 22 पार्ट्स हैं उनको हम ऐसे ही देखेंगे। ठीक है। इनको हमें डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है, यानी कि जिसमें स्टेट्स का नाम है, जिसमें यूनियन टेरिटरीज का नाम लिखा गया है, उनका एक्सटेंट, उनकी बाउंड्रीज के बारे में लिखा गया है, तो वो किस पार्ट में लिखा गया है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बता दूं कि वो किस चैप्टर में लिखा गया है, ठीक है, तो वो पहले चैप्टर में लिखा गया है, वो पहले पार्ट में लिखा गया है। सिटीजनशिप के रिलेटेड किस पार्ट में लिखा गया है? सेकंड में। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैं यहां पे उनको ग्रीन कलर से यहां पे हाईलाइट करूंगा। ठीक है। आप याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 में है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A में है। ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पार्ट 5 में है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पार्ट 6 में है, यूनियन टेरिटरी जो है वो पार्ट 8 में है, पंचायत 9 में है, और म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो पार्ट 9A में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो पार्ट 9B में है। ठीक है। इस पेज में इतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपने याद रखा, इसमें से भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो एक तो फंडामेंटल राइट्स हैं, और डीपीएसपीज हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है। और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी है। तो आपने याद रखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 25 है, लेकिन आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आप ये याद रखेंगे पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 9 और पार्ट 9B। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। हाँ, यहां पे ये भी याद रखना आप, जो पार्ट 15 है ना, ये इलेक्शंस के रिलेटेड है। ठीक है। बस इतने काफी हैं। चलिए अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इसको कहा गया है बैग ऑफ बोरोविंग्स। बैग ऑफ बोरोविंग्स इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये सारा हमने खुद नहीं लिखा है। हमने इसको, आप मान के चलिए, हमने इसको कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है। हमने बहुत सारी कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उनको कंसल्ट करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे ये बनता है कि सबसे ज्यादा जो पोर्शन हमने कॉपी पेस्ट किया है और थोड़ा सा फिर हमने उनको अमेंड किया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिस टाइम पे यहां पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उन्होंने ये एक्ट यहां पे पास किया था। इसमें उन्होंने बहुत सारे रूल्स लिखे थे। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है, ये एक्ट जो था, इसको पढ़ा। ठीक है। इसमें देखें कि हम कौन कौन से रूल्स जो हैं वो हम कॉपी कर सकते हैं, जिनको हम, वो कौन कौन से रूल्स हैं जो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने सारे जो है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया। हाँ, उन्होंने कुछ रूल्स अमेंड किए, थोड़ा सा उनमें चेंज लाई। ठीक है। ताकि उनको हम अपने हिसाब से यहां पे अपनी कंट्री में लागू कर सकें। ठीक है। तो आपको याद रखना है, यह कहा जाता है कि 75, नियर अबाउट 75% जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या की गई है, शाबाश, वो बारो की गई है, यानी कि वो कॉपी पेस्ट की गई है। ठीक है। बाकी देशों के संविधान को देख के बनाई गई है। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है GOI 1935, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें से हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से प्रोविजन जो है जो हमने इस एक्ट से निकाले हैं। सबसे पहले देखिए जुडिशरी। ठीक है। जुडिशरी का कंसेप्ट जो है वो हमने कहां से लाया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है। पब्लिक सर्विस, जिसको हम UPSC आज बोलते हैं, यहां स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये कंसेप्ट कहां से लाया है? ठीक है। हमने ये कहां से, मतलब ये सीखा कि हमारे जो कंट्री है यहां पे UPSC होनी चाहिए, फिर वो ब्यूरोक्रेट्स को, IAS ऑफिसर्स को वो रिक्रूट करेगी। ये हमने कहां से सीखा? ये भी हमने देखा था इसी एक्ट में।
ठीक है, एक्ट ऑफ 1935 से। फेडरल स्कीम, फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है, जैसे हमारे यहाँ सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होता है और स्टेट्स में जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे, ये कंसेप्ट कहां से लाया हमने? ये भी एक्ट ऑफ 1935 से ही लाया, ठीक है। स्टेट्स में गवर्नर्स होने चाहिए, दोस्तों कहां से लाया गया? ये कहां से बारो किया गया? ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस आपने सुना होगा, 352, 356, 365, 360 जो आर्टिकल्स हैं, ये इमरजेंसी प्रोविजंस है, इमरजेंसी के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, डिस्कस करेंगे हम आगे किसी लेक्चर में। तो ये प्रोविजन जो है ये भी कहां से लाए गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, यानी कि हमारी जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो डिफेंस की एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो कैसे हम चलाएंगे, ये किस तरीके से रूल्स उसमें होने चाहिए, वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बारो किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, शाबाश। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से हमने क्या लाया है? जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, क्या देश में जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जहां पे फिर हम एमपीज भेजेंगे। ये कंसेप्ट कहां से लाया था हमने? ये फीचर जो ये कहां से बारो किया है? ये हमने ब्रिटेन से किया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, यानी कि देश कानून के हिसाब से चलेगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कानून कैसे बनाएंगे, ये भी कहां से लाया? ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, देश के जो भी नागरिक हैं उनको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है, उनको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी। ये कंसेप्ट भी कहां से लाया था हमने? ये फीचर भी कहां से लाया है? शाबाश, ब्रिटेन से। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं ज्यादा भी वो मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए डिक्टेट कर रहा हूं ताकि आपको ये जब आप सुनोगे ना बार बार, जब आप ये सुनते रहोगे तो ये फिर आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है, वरना इनको मतलब इसमें समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कैबिनेट सिस्टम जो गवर्नमेंट है, यानी कि फिर यहाँ पे हम एमपीज को भेजेंगे, एमपीज जो है वो फिर आगे कुछ हेड होंगे उधर पार्लियामेंट में, जिनको हम बोलते हैं मिनिस्टर्स, लेमेन्स लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं आपको कैबिनेट सिस्टम भी आगे। तो कैबिनेट सिस्टम होगा, यानी कि मिनिस्ट्रियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा। तो ये भी कहां से लाए हैं? ब्रिटेन से। प्रिकोरेटिव रिट्स, रिट्स क्या होते हैं? अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपको कहां जाना है? आपको हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, और आपको वहां पे कंप्लेंट दर्ज करनी है कि मेरे फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहे हैं। फिर जो एक्शन फिर जो वो नोटिस भेजते हैं, ठीक है, फिर जो वो नोटिस भेजेंगे, हाई कोर्ट जो नोटिस जारी करेगी उसी को हम रिट बोलते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पता है किसको बोलते हैं? जितने भी सांसद होते हैं ना, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं या पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, उनको बहुत सारे जगहों पे थोड़ा सा छूट मिलता है। जैसे अगर वो कोई भी वो केस वगैरह उनके ऊपर होगा ना, तो उनके ऊपर वो जिस टाइम पे वो फॉर एग्जांपल सेशन में होते हैं ना पार्लियामेंट में, जब वो होते हैं तो उस टाइम पे उनको कोई अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकता है, ठीक है, या उनको वो कुछ भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, उनको कोई रोक नहीं वहां पे सकता है। कुछ मतलब उनको एक्स्ट्रा ये प्रिविलेज होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ राइट्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्हीं को हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म किसको हम बोलते हैं? पार्लियामेंट के जो दो हाउसेज हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है, इसी को हम बाइकैमरलिज्म बोलते हैं। जब when parliament consists of two houses, a parliament consists of two houses, तो हम बोलेंगे ये बाइकैमरल है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं अपर हाउस, दूसरे को हम बोलते हैं लोअर हाउस, ठीक है। ऑफिस ऑफ कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये ऑफिस ये जो है ये हमने कहां से डिराइव किया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आप याद रखोगे फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए जुडिशरी का कंसेप्ट जो है यहां पे यही पे आपको फंसाते हैं एग्जामिनर। जुडिशरी का कंसेप्ट जो है ना, यहां पे हमारे कंट्री में जुडिशरी भी होना चाहिए, तो ये कंसेप्ट हमने लाया है कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया, ठीक है। लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये फीचर कहां से लाया हमने? ये हमने यूएसए से लाया। जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट बनाती है वो ठीक है या गलत है, ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ये जो कंसेप्ट है कहां से लाया हमने? ये भी लाया यूएसए से, ठीक है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, क्या आपको पता है इंपीचमेंट को प्रेसिडेंट जो है उसको भी हम अपने पोस्ट से हटा सकते हैं, ठीक है। वो मतलब उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, वो रेयर कंडीशंस में उसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो इन केस अगर कभी हटाना पड़े तो उसको हम कैसे हटाएंगे? तो ये कंसेप्ट कहां से हमने लाया है? यूएसए से, ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज, अगर हमें रिमूव करना होगा कैसे करेंगे? वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये फीचर डिराइव किया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट,
ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन भी होता है किसका, राज्यसभा का। तो ये उसका पोस्ट हमारी कंट्री में होना चाहिए। तो ये हमें कैसे पता चला, ये जब हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में ये लिखा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए कंट्री में, तभी हमने भी ये कॉपी किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने डीपीएसपीज बारो किए हैं। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, आपको पता है राज्यसभा में एक तो हम अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वोट करके उनको भेजते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसीजर आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं उतना डिटेल में डिस्कस मत कर सकता हूँ, फिर तो ये उसी राज्यसभा के साथ ही जाएगा, यहाँ डीपीएसपी के साथ ही लेक्चर चला जाएगा। आपको इस टाइम पे यहाँ पे ये याद रखना है कि कौन कौन से फीचर जो है वो हमने बारो किए हैं। बाकी ये तो हमें सारे डिटेल में डिस्कस करने ही करने हैं। ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को कैसे वोटिंग की जाएगी, ये कंसेप्ट कहां से लाया हमने कि कैसे किया जाएगा ये वोटिंग, तो ये हमने लाया है ये फीचर कहां से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आई थिंक ये आप बाकी खुद पढ़ना। ठीक है, आप भी ऐसे बोर हो जाओगे। ठीक है, लेकिन 2 3 4 चीजें जो है वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। ठीक है, जिनको आप एनी हाउ याद करोगे। मैं संडे के दिन में आपको मॉक टेस्ट लूंगा, जितना भी मैंने पढ़ाया है तो उसका मैं मॉक टेस्ट लूंगा, तो उस दिन मैं जरूर आपसे ये क्वेश्चन वहां पे पूछूंगा। एक ये कि जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने कहां से बारो किया है। ठीक है, दूसरा ये कि रूल ऑफ लॉ जो है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप जो है और रिटर्स, ठीक है, ये हमने कहां से बारो किया है। ये वाले इनको आप मार्क करके रखो। ठीक है, और उसके बाद आप ये याद रखोगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने कहां से, शाबाश, डिराइव किए हैं। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप याद रखोगे कि डीपीएसपी जो है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया हुआ है। ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वो, शाबाश, बारो किया है। इसी तरीके से आप याद रखोगे कि ये आप छोड़ दीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, देखिए ज्वाइंट स्टिंग कब होती है, शाबाश, जब लोकसभा और राज्यसभा जब पार्लियामेंट कानून बनता है ना, पार्लियामेंट में जब भी कोई कानून बनता है, फॉर एग्जांपल लोकसभा कोई बिल पास करती है, फिर वो राज्यसभा को भेजेगी। क्या आप देखो कि हमने ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं, आप इनके साथ एग्री करते हो कि नहीं। अगर उन्होंने नहीं पास की वो बिल, उन्होंने बोला कि हम इसके साथ एग्री नहीं करते हैं, ठीक है, कोई मतलब इशू आ रहा है, ठीक है, दोनों के इंटरेस्ट जो है, दोनों की जो आइडिया जो है वो मिलती जुलती नहीं है, फिर उस टाइम पे क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट जो है वो उनको बुलाता है, वो लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स को इकट्ठा करता है। ठीक है, फिर उनको बोलते हैं कि अब इसका हम हल निकालेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेशन। आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, कोई बात नहीं। ठीक है, आप घबराओ मत, आप ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि ये ऐसे ही हवाई जा रहा है, नहीं, ये मुझे डिटेल में डिस्कस करना है जब हम पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने, यानी कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बारो किया हुआ है। ठीक है, हाँ, और क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लाए हैं, शाबाश, यूएसएसआर, दैट इज रशिया की कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, बस इतना काफी। अब देखिए शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे दोस्तों ये हमारा लास्ट टॉपिक आज का रहने वाला है, इसमें शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज के लेक्चर का। लेकिन इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको। देखिए, आपको पता है मेरा शेड्यूल कितना बिजी होता है, शेड्यूल बढ़िया, शेड्यूल एक ही बात है। ठीक है, मेरा शेड्यूल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं 2-3 ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाता हूँ, इनके लिए नहीं पढ़ाता हूँ JKSSB के लिए, मैं बाकी पोस्ट्स के लिए भी पढ़ाता हूँ, और बाकी जो ये होते हैं ना सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम वगैरह, इनके लिए भी पढ़ाता हूँ। और खुद मुझे पता है, मतलब मेरी जो स्टडी है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, अब इनको उम्मीद है कि मैं लेक्चर बनाऊँ। आपको पता है, देखो मैंने अभी तक 3 लेक्चर बनाए। ठीक है, अभी तक 3 लेक्चर हुए ना, ये शायद चौथा हमारा है इंट्रोडक्टरी वीडियो के को मिला के। तो अभी आप देख सकते हो व्यूवर्स कितने हैं, 300-400 से ऊपर व्यूवर्स हैं ही नहीं। आपको पता है फॉर्म कितने बच्चे लगाने वाले हैं, फॉर्म लगाने वाले लगभग 1-2 लाख, कम से कम 1-2 लाख लगाएंगे। तो अब आप देखिए उसके हिसाब से जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, जो मेरी विश थी वो तो फुलफिल नहीं हो रही है। और देखिए, आपने ही बोला क्या आप लेक्चर बनाओ, हम देखेंगे, हमें चाहिए आपके लेक्चर। कल अगर मुझे मतलब ऐसे ही सिचुएशन मैंने देखी कि लेक्चर्स को व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है, ये जो फ्री कोर्स में कर रहा था, मैं जो आपको बोल रहा था कि फ्री कोर्स दूंगा, तो कल फिर मैं कहाँ लेक्चर बना पाऊंगा।
जब इंटरेस्ट नहीं होगा, हाँ अगर लेक्चर बना होगा भी फिर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं होगा, फिर वो कंटेंट भी नहीं, उसमें फिर मजा ही नहीं आएगा ना। ठीक है, मैं चाहता था कि आप लेक्चर जो है ना वो कंटिन्यू देखें। ठीक है, और बाकी अपने जो आपके साथी होंगे, बाकी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स वगैरह जो भी आपके होंगे उनके साथ भी शेयर करोगे। और मैं चाहता था कि हम जो है ना एक मेगा सेशन करेंगे लाइव इस पे यूट्यूब पे हर हफ्ते या हर दिन, वहां पे हम लाइव आपका आंसर जो है वो इवेलुएट करेंगे, लाइव आपके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे एक दूसरे को। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, जो मेरी विश है, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यार। थोड़ा आप भी सोचो यार, समझो थोड़ा सा आप भी। मैं किन हालतों में मतलब मैं अपना टाइम जो है ना किस तरीके से मैनेज करके, और मैं किस तरीके से ये लेक्चर्स जो है प्रिपेयर करता हूं, कसम से अगर आप देखोगे ना आप बोलोगे सर क्या है बताऊं यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब हमारा टाइम हो जाएगा। देखिए, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम पे इनफोर्स हुआ, कंप्लीट हुआ, उस टाइम पे इसमें 8 शेड्यूल्स थे। उसके बाद आज प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे, इसमें 4 शेड्यूल्स और ऐड हुए, तो आज 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए शेड्यूल 1 किसके रिलेटेड है। शेड्यूल 1 में क्या लिखा गया है? शेड्यूल 1 में स्टेटस और उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन लिखी गई है। अगर जम्मू एंड कश्मीर है, इसका कितना एरिया है, इसकी कौन कौन कहां पे बाउंड्री है, ठीक है, तो वो लिखा गया है। ठीक है, नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड एक्सटेंट, यूनियन टेरिटरीज का नाम लिखा गया है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज का नाम लिखा गया है, उनका एक्सटेंट लिखा गया है, उनका एरिया वगैरह लिखा गया है। सेकंड शेड्यूल जो है उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, इन्वॉल्वमेंट्स, यानी कि जो नीचे ये जो है ना प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा का होता है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा का है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज का है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, इनकी क्या सैलरी होगी, ठीक है, इनके क्या अलाउंसेस होंगे, जब ये रिटायर होंगे तो उस टाइम पे कितनी सैलरी मिलेगी इनको, ठीक है, इनको कौन कौन से जो है मतलब एक्स्ट्रा हम प्रिविलेजेस देंगे, एक्स्ट्रा कुछ अलाउंसेस देंगे, एक्स्ट्रा कुछ पैसे देंगे, एक्स्ट्रा कुछ सैलरी देंगे, ठीक है, तो वो किस में लिखा गया है? सेकंड शेड्यूल में लिखा गया है। ये बहुत आसान याद करना है, आप देखिए कैसे करना। प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है, सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, स्टेट में गवर्नर होता है, हो गया, ये हो गया ना। प्रेसिडेंट जब आपको याद रहेगा तो इसका मतलब गवर्नर भी याद रहेगा। अच्छा देखिए, जो पार्लियामेंट होता है, सेंटर के पार्लियामेंट में स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है ना। जो स्टेट का होता है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है। तो आपको ये याद रखना है, चाहे स्पीकर लोकसभा का हो या चाहे स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, चाहे डिप्टी स्पीकर लोकसभा का हो या चाहे डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का, दोनों का जो इन्वॉल्वमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस वगैरह जो है वो सेकंड शेड्यूल में लिखा गया है। इसी तरीके से राज्यसभा जो होती है सेंटर में, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन जो वहां का है उसका भी लिखा गया है। इसी तरीके से जो स्टेट में अगर कहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उनका जो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन होता है उसका भी इसमें लिखा गया है सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, तो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं और हाई कोर्ट के, उनका भी सेकंड शेड्यूल में ही लिखा गया है। थर्ड शेड्यूल में क्या लिखा गया है? ऑथ्स एंड एफर्मेशंस, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मिनिस्टर्स, जजेस को लेनी पड़ती हैं, ठीक है, शपथ, शपथ जिसको बोलते हैं, ऑथ, ठीक है, तो जजेस की ऑथ, मिनिस्टर्स की ऑथ, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी ऑथ, ये किस में लिखा गया है? थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा गया है कि राज्यसभा की जो सीट्स हैं उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पूरे J&K में फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि हम 5 सीट रखेंगे पार्लियामेंट के लिए, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? इस तरीके से हम बोलेंगे, कल बोलेंगे हम कि पूरे J&K में जो है राज्यसभा से 4 मेंबर जाएंगे या 5 जाएंगे, 6 जाएंगे, जितने भी जाएंगे, तो ये कैसे डिसाइड होगा? ये शेड्यूल 4 में लिखा गया है। ठीक है, तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या लिखा गया है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हाँ, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। देखिए क्यों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एरियाज जो है उनको कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये शेड्यूल 5 में लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है और फोर्थ शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्स्थ शेड्यूल में लिखा गया है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, कहां पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यानी कि मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वहां पे जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको कैसे एडमिनिस्टर हम करेंगे, चलाएंगे, तो उनका लिखा गया है 6th शेड्यूल में। ठीक है, 7th शेड्यूल में क्या लिखा गया है? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर है उसके क्या पावर्स होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर है उसके क्या पावर्स होंगे, अलग अलग जो ये उनका पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हम करेंगे डिवाइड, 7th शेड्यूल में लिखा गया है। ठीक है, हाँ, 8th शेड्यूल में क्या लिखा गया है?
8th शेड्यूल में। हाँ, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। देखिए यूनियन लिस्ट वो होता है, ये एक लिस्ट है, ये लिखा गया है फॉर एग्जांपल जीएसटी पे लॉ कौन बना सकता है, ठीक है, इलेक्शन पे लॉ कौन बना सकता है, एजुकेशन पे लॉ कौन बना सकता है। इसी तरीके से जितने भी फील्ड हैं, जितने भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट हैं, उन पे कौन लॉ बनाएगा, तो वो लिखा गया है 3 लिस्ट्स में, एक यूनियन और दूसरा स्टेट और तीसरा कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में वो चीजें लिखी गई हैं जिसमें सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट में वो चीजें लिखी गई हैं जिसमें स्टेट्स कानून बना सकते हैं, कंकरेंट लिस्ट में वो चीजें लिखी गई हैं जिसमें स्टेट भी बना सकता है और ये भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल यहाँ पे 8th शेड्यूल ये बनता है, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में ये लिखा गया है कि जितने भी लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की हैं, ठीक है, जितने भी लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की हैं वो 8th शेड्यूल में लिखे गए हैं, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस उनको हम बोलते हैं। टोटल में कितनी लैंग्वेज हैं, शाबाश। ओरिजिनली पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे 40 लैंग्वेजेस थी, फिर 8 और ऐड की गई तो टोटल में 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 9th शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। 9th शेड्यूल में आप कुछ भी मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि 9th शेड्यूल जो है वो किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। मैंने पहले ही बोला था ना, ओरिजिनली तो यही तक था, 8th शेड्यूल तक, उसके बाद जो 4 शेड्यूल ऐड किए गए वो थ्रू अमेंडमेंट एक्ट ऐड किए गए, ठीक है। जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1951 में तो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, ठीक है। जब 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1985 में तो उस टाइम पे 10th शेड्यूल को ऐड किया गया, ठीक है। 11th शेड्यूल को कब ऐड किया गया, शाबाश, एक सेकेंड, हाँ, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हाँ 11th शेड्यूल को कब ऐड किया गया था, इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था 1992 में। फिर ये जो है ना 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ना ये फिर लागू हुआ 1993 से, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कशंस नहीं करना कि 92 है कि 93 है, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 को ये कानून पास हुआ था, ठीक है, उसके बाद ये इफेक्ट आया 1993 से, लेकिन याद रखना 73rd अमेंडमेंट एक्ट। अब इस 11th कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल में क्या लिखा गया है, इसमें यही लिखा गया है कि पावर्स, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पंचायत की, ठीक है। एक शेड्यूल में यहाँ पे भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल है 10th शेड्यूल। सारे शेड्यूल्स भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला आपको 4th, 8th और कौन था, शाबाश, 6th और 10th और 12th जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड किया गया था। इसमें लिखा गया है कि हम पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर जो हैं उनको हम कैसे ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन जो है उनको हम कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, उनको हम कैसे मतलब पार्लियामेंट से अगर वो फॉर एग्जांपल कोई ऐसे काम करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा तो उनको हम कैसे फिर डिस्क्वालीफाई करेंगे, उनको हम कैसे पुनिशमेंट देंगे, तो वो कहाँ किस में लिखा गया है 10th शेड्यूल में, ठीक है। उसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, ठीक। तो 11th शेड्यूल का हमने देखा, अब है 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में क्या लिखा गया है, शाबाश, 12th शेड्यूल ये आप याद रखिएगा, 12th शेड्यूल जो है ये ऐड किया गया था थ्रू 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993, ठीक है। ये भी 1992 में ही पास हुआ था, फिर 1993 से ये इफेक्ट में आया, ठीक है। तो इसमें ऊपर जो आपने देखा 11th शेड्यूल में क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया है पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, लेकिन 12th शेड्यूल में लिखा गया है पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, MUNI, म्यूनिसिपैलिटीज। देखिए इतना ही आज के लेक्चर में, बाकी आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, अगर आपको लगता है कि कहीं पे मैं तेज पढ़ा रहा हूं या कम पढ़ा रहा हूं, ज्यादा पढ़ा रहा हूं, जो भी डाउट होगा, ठीक है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप मुझे बताइए, व्हाट्सएप पे बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि क्या करना है मुझे, मैं तो आपके अकॉर्डिंग से ही चलूंगा। देखो मेरा सिर्फ कंटेंट है, बाकी मुझे आपके अकॉर्डिंग चलना है, मुझे थोड़ी पढ़ना तो आपको है, या तो आपको करना है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। मैं तो यहाँ पे आपको पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ा सकता हूँ इंडियन पॉलिटी पे, लेकिन मसला यह है कि आपको याद रहना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ और एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा सा कसम से मोटिवेशन आती है, वरना देखो मैं 2 साल से रेस्ट पे था, मुझे आज क्या पढ़ाने की ज़रूरत थी। यहाँ से मेरा एग्ज़ाम भी है JKPSC का, उसका भी फॉर्म निकले हैं, तो मेरे माइंड बहुत मतलब वो जो है ना डायलेमा में है कि मैं ये कोर्स कंटिन्यू करूं कि ना करूं। कसम से इतना मतलब बिजी शेड्यूल हो के भी मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूं, तो यार अब थोड़ा आप भी सोचो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।